गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एफएम गोल्ड चैनल पर। तो प्यारे साथियों, हमारी श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला को दोस्तों अब हम आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको कल बताया था कि 1773 पर चर्चा करी और दोस्तों 1781 पर चर्चा करी। तो 1773 में मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ से दोस्तों पहला प्रावधान आपको देखने को मिला था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। दूसरा, जिसमें कितने सदस्य थे दोस्तों? कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे? तो इसमें दोस्तों 4 सदस्य हुआ करते थे, प्ली फ्रांसिस, बोरबेल और क्लेवरिंग। अगला मैंने आपको बताया था कि बंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। अगला मैंने आपको बताया होगा कि दोस्तों यहाँ से 1774 में यानी कलकत्ता या फोर्ट विलियम में दोस्तों एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन से थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। अगली क्या बात करी दोस्तों, मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ से कर्मचारी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनके निजी व्यापार पर और ये रिश्वत वगैरह जो लेते थे किसानों से, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और बताया होगा दोस्तों मैंने आपको कि यहाँ से सीओडी जो थी, सीओडी जो कि सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी, किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो उसका जो कार्यकाल था उसका 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। ये प्रावधान दोस्तों मैंने आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बताए होंगे। अगला मैंने आपको बता रहा था, मैं कौन सा मैं आपको बता रहा था प्यारे साथियों, 1781 का अमेंडिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट या फिर दोस्तों संशोधनात्मक अधिनियम, संशोधनात्मक अधिनियम, संशोधनात्मक अधिनियम। तो दोस्तों 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडिंग एक्ट या फिर दोस्तों संशोधनात्मक अधिनियम में पहली बात मैंने आपको ये बताई थी कि यहाँ से गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारी परिषद थी यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार या फिर एक अधिकार, क्षेत्राधिकार या अधिकारिता, क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। अरे क्या बताया मैंने दोस्तों आपको कि गवर्नर जनरल, उसकी जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार या फिर अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अब गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद की सुनवाई नहीं करेगा। अरे यही तो है, यानी सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं करेगा। अब इसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। किसको? इसको। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको बताया होगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथककरण की ओर किस चार्टर एक्ट या फिर किस अधिनियम ने कदम उठाया? तो किसने दोस्तों? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये क्या है दोस्तों? मैंने आपको बताया था ना रे, ये क्या है? कार्यपालिका। ये क्या है? न्यायपालिका। अरे रसगुल्लो, मैं आपको बता रहा था ना, अरे क्वेश्चन कल भी बताया था। तो दोस्तों यहां से दूसरा प्रावधान क्या बनेगा? दूसरा प्रावधान दोस्तों यहां से ये था कि राजस्व संबंधी मामलों को भी दोस्तों, राजस्व संबंधी जो मामले हुआ करते थे, उनको भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। क्या बताया मैंने दोस्तों आपको? दूसरा प्रावधान कि
जो राजस्व संबंधी मामले होंगे, जो दोस्तों रेवेन्यू से संबंधित मामले होंगे, उन मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारता से बाहर कर दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट इन मामलों को भी सुनवाई नहीं करेगा। कौन से मामलों की? गुरु जी राजस्व संबंधी यानी रेवेन्यू संबंधी जो मामले होंगे उनकी भी सुनवाई नहीं करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। अरे हाँ या ना? गुरु जी बिल्कुल सही बात है। अगला देखें हम लोग, अगला आता है दोस्तों हमारा अरे कौन सा आएगा? अरे मैंने तो आपको लिखवा दिया ना, इसीलिए दोस्तों मैंने आपको पहले लिखवाया कि कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन से चार्टर एक्ट, कौन कौन से एक्ट हम लोगों को पढ़ने होते हैं। अब आता है कौन सा प्यारे साथियों? अरे रसगुल्ला बता तो से। अरे यहाँ देख, यहाँ देख, देख अपनी कॉपी में जो नोट्स बनाए होंगे तुमने, उन कॉपी में देखो तो गुरुजी कौन सा एक्ट पढ़ाने वाले हैं। तो अब अगला आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अरे प्यारे साथी आता है नहीं आता है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कौन सा दोस्तों? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों यहां से प्रावधान ये किया गया, पहला महत्वपूर्ण प्रावधान, कि आप जानते हैं गुरुजी एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अरे थी या नहीं? गुरुजी बिल्कुल थी। तो यहां से ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके व्यापारिक कार्यों से दोस्तों, व्यापारिक कार्यों से राजनीतिक कार्यों को, राजनीतिक कार्यों को क्या किया गया दोस्तों? अलग अलग किया गया। मैंने कहा कि व्यापारिक मामले अलग कर दिए गए और राजनीतिक मामले अलग कर दिए गए, यानी कि ट्रेड रिलेटेड मामले अलग और दोस्तों पॉलिटिकल मामले अलग। क्या कहा गया? ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड मामले अलग कर दिए गए दोस्तों। और क्या कर दिया गया कि राजनीतिक मामलों अलग कर दिया गया, या फिर पॉलिटिकल मामलों को अलग कर दिया गया, पॉलिटिकल फंक्शंस और ट्रेड रिलेटेड फंक्शंस। अरे हाँ या ना प्यारे साथी, बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या बताया आपको कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों से राजनीतिक मामलों को अलग किया गया, या ट्रेड रिलेटेड फंक्शंस को पॉलिटिकल फंक्शंस से क्या किया गया दोस्तों? अलग किया। लेकिन मैंने बताया कि पॉलिटिकल काम करने के लिए या फिर राजनीतिक काम करने के लिए दोस्तों, राजनीतिक कार्यों को करने के लिए एक नई संस्था गठन किया इन्होंने। कि कौन सी? एक नई संस्था बनाई जिसे कहा गया बीओसी, या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसे दोस्तों हिंदी में बोल सकते हैं हम नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल। और इसमें दोस्तों 6 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य? इसमें 6 सदस्य थे। और दोस्तों इन 6 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी किसके द्वारा? इन 6 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी क्राउन के द्वारा। अरे प्यारे प्यारे साथियों, बात समझ में आई नहीं कि व्यापारिक कार्य अलग और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। और व्यापारिक राजनीतिक कार्य करने के लिए कौन सी संस्था बनाई? एक बीओसी संस्था बनाई जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर नियंत्रक मंडल। इसमें कितने सदस्य हैं प्यारे साथी? तो इसमें 6 सदस्य हैं। और इन 6 सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों क्राउन के द्वारा की जाएगी। मतलब जो ब्रिटेन का क्राउन मतलब राजा हुआ करता था, ब्रिटेन का जो राजा हुआ करता था प्यारे साथियों। तो गुरुजी हमें ये बात तो पता चल गई कि राजनीतिक मामले ये करेगी कौन? बीओसी। ठीक है बात, मेरी बात। अब देखते हैं गुरुजी के एक बात बताओ कि व्यापारिक मामले कौन करता था फिर? तो दोस्तों व्यापारिक मामले कौन करता था? व्यापारिक मामले करती थी कौन? सीओडी। कौन करती थी प्यारे साथियों? सीओडी, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि इसे हम बोलते हैं दोस्तों निदेशक मंडल। कौन सा? निदेशक मंडल। तो प्यारे साथियों व्यापारिक कार्य कौन कर रही है? तो सीओडी कर रही है। और सीओडी
मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या फिर दोस्तों निदेशक मंडल। ये क्या है प्यारे साथियों, आप कहोगे कि गुरुजी ये क्या है सीओडी? तो सीओडी दोस्तों क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या है दोस्तों, ये सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई है दोस्तों। क्या है? सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई है प्यारे साथियों, प्रशासनिक इकाई है। अरे है या नहीं? बिल्कुल है गुरुजी। तो व्यापारिक कार्य कौन करेगी? तो सीओडी करेगी। सीओडी है कौन? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या है? सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यही कानून बना करके भेजती है। अरे बात समझ में आ रही ना आ रही है प्यारे साथियों? तो आप लोगों को एक बात यहां देनी चाहिए कि गुरुजी एक बात बताओ कि राजनीतिक कार्य को कौन कर रहा है? तो गुरुजी बीओसी कर रही है। और बीओसी का गठन कौन कर रहा है? तो गुरुजी क्राउन कर रहा है, यानी क्राउन के द्वारा इन 6 सदस्यों नियुक्ति करी जाएगी जो कि बीओसी में होंगे। तो प्यारे साथियों एक तरफ तो क्राउन शासन कर रहा है, किसके माध्यम से? बीओसी के माध्यम से। अरे बात समझते रहिएगा प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया कि एक समय में तो क्या कर रहा है, एक और क्राउन शासन कर रहा है, किसके द्वारा? बीओसी के माध्यम से। और दोस्तों एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य कर रही है, किसके माध्यम से? किसके माध्यम साथियों? सीओडी के माध्यम से। कौन कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य कर रही है। तो प्यारे साथियों जहां कहीं भी दो व्यक्तियों का शासन हमको देखने को मिलता है तो हम लोग क्या कहते हैं? उसे द्वैध शासन व्यवस्था बोलते हैं। प्यारे साथी क्या बोलते हैं? द्वैध शासन व्यवस्था बोलते हैं। द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में द्वैध शासन कब लगाया गया? अरे कब लगाया गया रे रसगुल्ला? द्वैध शासन कब लगाया गया? तो गुरुजी कब? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है प्यारे साथियों। दूसरा यहां से प्रावधान ये था कि दोस्तों आप लोग देखते आए हैं कि जो 1773 में मैंने आपको बताया था कि 1773 में क्या हुआ था कि यहां से केंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी दोस्तों। कैसे कैसे कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया था दोस्तों, किसको? बंबई के गवर्नर को, बंबई के गवर्नर को, और दोस्तों मद्रास के गवर्नर को। अरे इतनी बात समझ में आ रही है ना कि मैंने क्या बताया था आपको 1773 से गुरुजी यहां से शक्तियों के केंद्रीकरण की शुरुआत हो रही है। कि कैसे कि यहां से गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया था, किसको? बंबई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नरों को। यहां से दोस्तों केवल अधीन किया गया था, लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसको अधिकार दिया गया, इसको एक अधिकार दिया गया कि तुम जो हो, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कर सकता है? अब बंबई के गवर्नर को, मद्रास के गवर्नरों को दिशा निर्देश दे सकता है दोस्तों, आदेश दे सकता है, डायरेक्ट सुपरविजन कर सकता है इनका दोस्तों, आदेश देने का, सुपरविजन करने का और दोस्तों दिशा निर्देशन देने का अधिकार दिया गया। किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को। यानी कि यहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं केंद्रीकरण और मजबूत हुआ। अरे हुआ ना हुआ? तो दोस्तों यहां से केंद्रीकरण और मजबूत हुआ। क्या हुआ? केंद्रीकरण को मजबूती प्रदान की गई। अरे प्यारे साथियों बात समझ में आई नहीं? दो बातें समझ में आ गई नहीं आ गई? बिल्कुल आगे होंगे गुरुजी। ना आई हो तो वीडियो दोबारा देख लेना पीछे करके थोड़ा सा। तीसरा प्रावधान यहां से देखने को मिला प्यारे साथियों हमको कि आप जानते कि भैया एक गवर्नर जनरल था। अरे था ना था? बिल्कुल था। एक उसकी कार्यकारी परिषद थी क्या? बिल्कुल थी। इसमें कितने सदस्य थे प्यारे साथियों? तो 4 सदस्य थे सर जी। गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, यानी कि उसकी कार्यकारी परिषद में अब तक 4 सदस्य हुआ करते थे प्यारे साथियों। और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से क्या किया गया कि एक सदस्य को घटा दिया गया इसमें से, यानी 4 में से एक सदस्य घटा दिया गया। तो कितने रह गए? यानी कि 3 सदस्य रह गए। लिखिएगा दोस्तों कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्य संख्या को घटाकर 4 से 3 कर दिया गया। ठीक है प्यारे साथी। एक और यहां से आपको ध्यान रखना है। क्या गुरु जी क्या ध्यान रखना हमको? एक और ध्यान रखें आप लोग। चौथा कि जो
ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दोस्तों कर्मचारी थे या जो अधिकारी थे, यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी कोई भी विवाद करते, दोस्तों कोई भी विवाद करते या फिर कोई कानून का उल्लंघन करते, तो दोस्तों उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट, भारत में सुप्रीम कोर्ट गठित किया गया उसमें नहीं की जाती, बल्कि दोस्तों उनकी सुनवाई करने के लिए इंग्लैंड में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, यानी कि इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की सुनवाई करने के लिए कहाँ पर, ब्रिटेन में एक न्यायालय की स्थापना की गई। तो प्यारे साथी, यहां से आपको ये चार मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है। कहां से? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से प्यारे साथी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ें तो 1 मिनट का टाइम लूंगा मैं आपका। प्यारे साथियों, आप लोगों को यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। हालांकि दोस्तों कोशिश मैं ये करता हूँ कि क्लास में ही बच्चों को याद करा दूँ, इसीलिए मैं आपको 2-2, 3-3 बार रिवीजन करा के पढ़ाता हूँ कि दोस्तों मेरी ये पढ़ाने का तरीका ही ऐसा होता है। प्रत्येक टीचर का अलग अलग तरीका होता है, कोई बताता है 1 बार, कोई बताता है 2 बार। तो जो 2 बार बताएगा उसका तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा आपके दिमाग पे। आइए प्यारे साथियों, अब अगला बात करते हैं हम लोग, कौन सा? अगला बात करते हैं हम लोग अब 1786 का चार्टर एक्ट। 1786 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों 1786 का चार्टर एक्ट जो था, इसमें गवर्नर जनरल को एक अधिकार दिए गए प्यारे साथियों। अरे अब तक क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल होता था, उसकी जो कार्यकारी परिषद थी, वो गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह पर ही क्या करता था दोस्तों? कार्य करता था। क्या करता था? इसकी सलाह पर ही दोस्तों क्या करता था? कार्य करता था। अरे अब तक तो यही देखते आए हम लोग, अरे दोस्तों यही तो देखते आए हम लोग अब तक। चौधरी जी बिल्कुल देखते आए। तो यहाँ क्या किया गया प्यारे साथियों कि यहाँ गवर्नर जनरल को एक अधिकार दिया गया कि वह अपनी कार्यकारी परिषद के निर्णयों को निरस्त करके, प्यारे साथियों यहां एक अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को कि गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद के निर्णयों को निरस्त करके, आपातकालीन स्थिति की बात चली दोस्तों, गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद के निर्णयों को निरस्त करके आपातकालीन स्थिति में अपने फैसले लागू कर सकता है प्यारे साथियों। यानी कि गवर्नर जनरल को यहां से एक वीटो पावर दी गया। दोस्तों वीटो का मतलब होता है रोक देना, रोक देना। इसका मतलब क्या दोस्तों कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है, इसने जो सलाह दी है गवर्नर जनरल को, उस सलाह को क्या कर देगा गवर्नर जनरल? रोक देगा। अरे रोक दिया ना, रोक दिया तो गुरुजी बिल्कुल रोक दिया। तो यहां गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया प्यारे साथी। अरे जैसे कभी कभी होता है कि भैया जो पत्नियां होती हैं और जो पति होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि पत्नी कुछ बात बता दी है पति को, लेकिन पति जो है पत्नी की बात को इनकार देता है। अरे इनकार देता नहीं देता है, बिल्कुल इनकार देता है और वो अपने फैसले लागू कर लेता है कभी कभी। तो भैया अब जो भी होता है वो सबके सामने होता है। अरे घर परिवार में जो भी होता है अब सबके सामने होता है। जब भैया किसी की बात को इनकार करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। अरे हाँ या ना? तो प्यारे साथियों यहां से क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि गवर्नर जनरल आपातकालीन स्थिति में अपनी कार्यकारी
परिषद के निर्णयों को निरस्त करके अपने फैसले लागू कर सकता है। प्यारे साथियों, अरे पहली बात तो यही थी ना कि गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह अपनी कार्यकारी परिषद के निर्णयों को निरस्त करके अपने फैसले लागू कर सकता है। यानी कि दोस्तों इसको क्या दिया गया? वीटो पावर दिया गया। प्यारे साथियों, क्या दिया गया? वीटो पावर। अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट्स बनाए प्यारे साथी, जैसे मैं लिख रहा हूं। दूसरा प्रावधान यहां से ये देखने को मिला प्यारे साथियों में कि यहां से मुख्य सेनापति की शक्तियां दी गई किसको? गवर्नर जनरल को। यानी कि गवर्नर जनरल को प्यारे साथियों, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। प्यारे साथियों, ये बात तो आपने जान ली कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई प्यारे साथी। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसके पास मुख्य सेनापति की शक्तियां थी, या फिर उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसके पास मुख्य सेनापति की शक्तियां प्राप्त थी, उसको कौन था वो? तो वो था दोस्तों कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था प्यारे साथियों? कॉर्नवालिस। अरे बात समझ में आ रही है ना? तो दोस्तों आपको 1786 से आपको यही दो प्रावधान आपको देखने। अगला मैं बात करूंगा 1793 के चार्टर एक्ट पर। 1793 का 1793 का चार्टर एक्ट। तो प्यारे साथियों 1793 के चार्टर एक्ट से पहला प्रावधान ये हुआ कि ये जो बीओसी संस्था बनाई गई थी दोस्तों, ये जो बीओसी संस्था बनाई गई थी कब? 1784 में जो बीओसी संस्था बनाई गई थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या कर रही थी? राजनीतिक कार्यों को कर रही थी। तो उस समय दोस्तों जब ये बीओसी संस्था बनाई गई, उस समय ये जो 6 सदस्य थे, इसमें इन 6 सदस्यों को वेतन भत्तों की जिम्मेदारी किस पर सौंपी गई? ब्रिटेन की संसद पर, या फिर दोस्तों ब्रिटेन के राजस्व पर सौंपी गई। लेकिन दोस्तों 1793 से यहां क्या हुआ कि बीओसी के सदस्यों के वेतन भत्तों की जिम्मेदारी भारतीय राजस्व पर भारित की गई। अरे बात सही है प्यारे साथियों। तो क्या हुआ कि बीओसी जो संस्था है उसमें 6 सदस्य हैं, और जब ये संस्था बनी थी तो उन 6 सदस्यों को का जो वेतन भत्ता था तो वो इंग्लैंड के राजस्व पर भारित था, नहीं इंग्लैंड के राजस्व से दिया जाता था। लेकिन दोस्तों 1793 से क्या किया गया कि जो बीओसी संस्था है इसमें 6 सदस्य हैं, इनके वेतन भत्ते कहाँ भारित कर दिए गए? भारतीय राजस्व पर भारित कर दिए गए प्यारे साथी। और ये बात समझे प्यारे साथियों। अगला है हमारा कौन सा? दूसरा प्रावधान है इसमें कि अब तक क्या होता था प्यारे साथियों कि जो मुख्य सेनापति होता था ना, जो मुख्य सेनापति होता था वह गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का सदस्य स्वयं बन जाता था। यानी कि जो मुख्य सेनापति होगा वो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का सदस्य बन जाएगा। यानी कि दोस्तों मुख्य सेनापति जो होता था वो क्या होता था दोस्तों? अब से यहां तक गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसका सदस्य क्या बन जाएगा? स्वयं ही बन जाएगा।
लेकिन दोस्तों यहां से यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई और कहा क्या कहा गया कि मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में स्वतः ही सदस्य बनने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। दोस्तों सदस्य बनने का अधिकार क्या कर देगा दोस्तों? समाप्त कर दिया गया। तो प्यारे साथी ये थे कहां तक? 1793 तक। आ रही है बात समझ में? अगला हम देखेंगे दोस्तों अगला कौन सा आएगा? अरे प्यारे रसगुल्लो, अरे कौन सा आएगा रसगुल्ले? अरे इधर देख, अरे इधर देख, इधर कहाँ दे, अरे कहाँ देख रहा है? बाहर मत देख, बाहर कोई नहीं है बाबू। जब एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा ना तो बाहर ही देखते रह जाओगे। कहाँ? बाहर ही देखते रह जाओगे। इससे अच्छा ये है कि गुरुजी जो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं वो देख लो। दोस्तों ये जो क्लासेस हो रही है ना वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। पूरी राज्यव्यवस्था में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। और दोस्तों आप 0 लेवल से एग्जाम में बैठिए और PCS IAS तक एग्जाम में बैठिए। दोस्तों आपको ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। दोस्तों मैं गारंटी नहीं लेता लेकिन कोशिश करता हूं कि 95% क्वेश्चन जो है क्लासेस से ही आए। तो 1793 तक ये प्रावधान थे। अब अगला देखते हैं हम लोग 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा देखेंगे दोस्तों अब हम लोग? 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। प्यारे साथियों अब हम लोग इसे देखते चलेंगे। तो देखिए 1813 के चार्टर एक्ट का उद्देश्य था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारी एक अधिकार दिया गया। अरे दोस्तों व्यापारी एक अधिकार की बात चल रही है। अरे प्यारे साथियों कहाँ 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ और जब भी क्या दिया गया? उसे व्यापारी एक अधिकार दिया गया। तो प्यारे साथियों अब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी एक अधिकार को समाप्त करने का उद्देश्य है किसका? 1813 के चार्टर एक्ट का। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी एक अधिकार को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। दूसरा दोस्तों भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना भी इसका उद्देश्य है। अगला दोस्तों ब्रिटिशर चाहते थे कि जो अन्य यूरोपीय कंपनियां हैं वो भी कहीं ना कहीं भारत में व्यापार व्यवसाय करें। अरे अन्य यूरोपीय कंपनियां जो हैं उनको भी व्यापार व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए। कब? भारत में। तो प्यारे साथियों यहां से कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएंगे। पहला कि जो भारत में ईसाई मिशनरियां थीं दोस्तों, ईसाई मिशनरियां जो थीं दोस्तों, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया। अरे पहली बात समझ में आ गई कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया। दूसरा मैंने आपको बताया क्या उद्देश्य है इसका उद्देश्य है कि व्यापारी एक अधिकार को समाप्त किया जाए। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्तों। तो दूसरा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके क्या किया जाए? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त किया गया। दोस्तों दूसरा यहां से क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी एक अधिकार को समाप्त किया गया। लेकिन प्यारे साथियों आप लोग ध्यान दीजिएगा
कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी एक अधिकारों को समाप्त तो किया गया, लेकिन दोस्तों इन्होंने कहा कि भैया चाय का व्यापार, नंबर 2 चीन के साथ व्यापार अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी एक अधिकार को समाप्त तो किया गया, लेकिन इन्होंने कहा कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। अगले कितने वर्षों तक दोस्तों? तो अगले 20 वर्षों तक। कितने तक? अगले 20 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही इन दोनों व्यापारों को करती रहेगी। तो दोस्तों यहां से ये बात हुई। अगला तीसरा नंबर प्रावधान था कि दोस्तों भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान आया। दोस्तों कौन सा प्रावधान आया? कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान दोस्तों यहां से आया। तो प्यारे साथियों ये जो क्वेश्चन है 1 लाख रुपए प्रति वर्ष वाला जो क्वेश्चन है प्यारे साथी, ये क्वेश्चन ना जाने जन कितने एग्जाम में पूछ चुका है। आप लोग ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आप गुरुजी को याद करेंगे कि गुरुजी कुछ पढ़ाया था, तो गुरुजी ने कुछ पढ़ाया था प्यारे साथी। 4 नंबर मैंने आपको बताया कि जैसा कि इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश चाहते थे कि जो अन्य यूरोपीय कंपनियां हैं उनको भी भारत में व्यापार व्यवसाय की क्या दी जाए? अनुमति दी जाए कि अन्य यूरोपीय कंपनियों को भारत में व्यापार की अनुमति दी जाए। क्या बताया मैंने दोस्तों आपको कि अन्य यूरोपीय कंपनियां जो थीं उनको भी भारत में व्यापार व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की गई। लेकिन दोस्तों ये जो अनुमति प्रदान की गई थी ना, इनसे कहा गया कि आप भारत में आइए, व्यापार व्यवसाय कीजिए, लेकिन लाइसेंस लेने के बाद। अरे क्या कहा? लाइसेंस लेने के बाद। तो यहां से दोस्तों लाइसेंसी व्यवस्था लागू की गई। लाइसेंसी व्यवस्था यहां से दोस्तों लागू की गई। दोस्तों लाइसेंसी व्यवस्था यहां से लागू की गई। अब प्यारे साथियों 1813 के कुछ एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट के आपको प्रावधान समझ में आए होंगे। पहला कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार करने का अनुमति प्रदान की गई। दूसरा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी एक अधिकार को समाप्त किया गया। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी एक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो दोस्तों 1813 में समाप्त किया गया। लेकिन दोस्तों क्या कहा कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी अगले 20 वर्षों तक। दोस्तों एक बार क्वेश्चन और पूछ लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी एक अधिकार को पूर्णतः कब समाप्त किया गया? अरे दोस्तों जब ये दोनों समाप्त हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा? पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अरे कब हो जाएगा दोस्तों? पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। कब? 1833 में। अरे 20 वर्ष कब होंगे 1813 से? 1833 में प्यारे साथियों। अगला भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान आया। दोस्तों ये नोट्स बनाए बेहतरीन तरीका से। आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे तो गुरुजी को आप याद करेंगे कहाँ गुरुजी ने कुछ पढ़ाया था प्यारे साथी। अगला अन्य यूरोपीय कंपनियों को भारत में व्यापार व्यवसाय की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन दोस्तों लाइसेंसी व्यवस्था के साथ प्रदान की गई प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए मैं आपसे यही विदा चाहता हूं। कल आपसे रूबरू होंगे हम लोग और कल आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों क्लास के लिए आप लोग और ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक ट्रांसफ़र करें। देखें कि गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप लोग कहिएगा उनसे। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, एमएन सर का आपसे वादा है कि आपका नीचे सर नहीं होने देगा।
तो प्यारे साथी बने रहिएगा FM गोल्ड के साथ। मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।